नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2021 के डेली न्यूज़ एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने होम मिनिस्ट्री से पूछा है, इनफैक्ट सरकार से पूछा है कि ये भाई जो एनजीओ के पास फंड्स आते हैं, इनको आप रेगुलेट करते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर। और अभी रिसेंटली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर 2020 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए और उस 2020 के अमेंडमेंट के चलते मैंने आपको बताया भी था कि अगर फॉरेन से कोई पैसा आता है इंडिया के अंदर किसी एनजीओ के पास, तो वो एनजीओ ने अपने आप को कुछ पर्टिकुलर कॉज के लिए रजिस्टर कर रखा होगा। वो लोग मान लो बच्चों को देखते होंगे, एजुकेशन में इन्वॉल्व होंगे, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकते होंगे, जिस भी चीज के लिए वो एनजीओ रजिस्टर्ड है, वो उस पैसे को उसी चीज के लिए इस्तेमाल करेगा। साफ साफ ये बोल दिया हमारी सरकार ने कि फॉरेन से पैसा अगर किसी एनजीओ के पास आ रहा है, तो फिर वो एनजीओ बाकी एनजीओ को पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकता। मतलब ये एनजीओ मिडिलमैन की तरह काम नहीं कर सकता। इस चीज को लेके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा था सरकार से। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग ही प्रकार का सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर फॉरेन से एनजीओ के पास पैसा आ रहा है और वो पैसा एनजीओ देश के अंदर किसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास क्यों है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास क्यों नहीं है? क्योंकि पैसों का काम तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होना चाहिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास क्यों नहीं है? ये सवाल सरकार से पूछा। सरकार को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में? मिस्टर तुषार मेहता। तुषार मेहता साहब ने क्या बोला कि देखिए साहब, इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स ये बताते हैं कि जो फॉरेन फंड्स ने इंडिया के अंदर एंट्री ली है, उसको नेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए मतलब अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारा तो एनजीओ के पास आया हुआ पैसा नक्सल्स को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अब ये बहुत बड़ी बात बोल दी मिस्टर तुषार मेहता ने यहाँ पे। और तुषार मेहता साहब ने ये बोला कि देखिए, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनल सिक्योरिटी, ये काम तो वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज इन अ बेटर पोजीशन टू एंश्योर कि जो पैसा फॉरेन से एनजीओ के लिए आ रहा है और एनजीओ किस प्रकार से उसको इंडिया के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, वो सही जगह पे इस्तेमाल हो। तो कुल मिला के जो सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि ये मैनेजमेंट पैसों का फाइनेंस मिनिस्ट्री ना करके होम मिनिस्ट्री क्यों कर रही है, तो मेहता साहब ने बोला कि इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी और ओवरऑल फंड्स का मैनेजमेंट व्हेन इट कम्स टू आधार एंड व्हेन इट कम्स टू इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सब किसके अंदर आता है? होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसलिए यहाँ पे भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होम मिनिस्ट्री देख रही है। और जो अमेंडमेंट्स आए थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के, वो क्या बोलते हैं? वो एनजीओ को रोकते हैं फ्रॉम बीइंग अ मिडिलमैन। तो ये जो लोकल अनरजिस्टर्ड एनजीओ के पास बेहिसाब पैसा आता था इन मिडिलमैनों के पास से, ये सरकार ने यहाँ पे बंद करवाया। सरकार ने साफ साफ बोला है कि एनजीओ फॉरेन फंड ले सकते हैं, लेकिन उस फंड को केवल सोशल, एजुकेशनल, रिलीजियस, कल्चरल, इकोनॉमिक, जिस चीज के लिए भी वो बने हैं उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे। और इस प्रकार के अमेंडमेंट से मैकेनिज्म स्ट्रांग हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ अपने रजिस्टर्ड पर्पस के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो जो एनजीओ ने जिस पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से अपने आप को कॉन्स्टिट्यूट किया है, उसी में वो पैसा खत्म करेगी, ये यहाँ बताया गया। और जिन जिन एनजीओ ने भी पहले अपने स्टैट्यूट को वायलेट किया है, ऐसे 19,000 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन को सरकार ने रद्द किया है। एनजीओ को स्ट्रेट फॉरवर्डली केंद्र की सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए हैं कि एनजीओ अपना एक डेजिग्नेटेड अकाउंट खोलेंगे एसबीआई की मेन ब्रांच में, और उसी एसबीआई की मेन ब्रांच में सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन आएगा। हाँ, उसके बाद ये एनजीओ छोटी छोटी ब्रांचेस हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में खोल सकती हैं, और उन छोटी छोटी ब्रांचेस के अकाउंट में पैसा इस एसबीआई के मेन अकाउंट से आएगा। मतलब जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ एंट्री होगी ना पैसों की इन पर्टिकुलर एनजीओ के लिए, वो एसबीआई की मेन ब्रांच होगी। तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी। जीएस पेपर 2 फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी में ये न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए। ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हैं, प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। काफी स्ट्रगल के साथ ये वीडियोस बनती हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नेक्स्ट, पंजाब एडवोकेट जनरल रिमूव्ड। आपको बताइए कि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने तरखाट मचा रखा है। तो पहले कभी नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि मैं आ गया, कभी कहते हैं मैं चला गया, तो मतलब आया राम गया राम वाला हिसाब इनका चल रहा है। अभी के लिए जो स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं, और जो पंजाब की सरकार है जिसके हेड है चरण सिंह चानी साहब। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने वापस कांग्रेस को तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन ज्वाइन करने के बाद चरण सिंह चानी को प्रेशराइज करके जो पंजाब के एडवोकेट जनरल है एपीएस देओल,
इनको अपनी कुर्सी पर से हटवा दिया। क्यों हटवा दिया? क्योंकि शायद एपीएस गोयल ने मिस्टर सिद्धू के अगेंस्ट कुछ बातें बोल दी थी। तो रिसेंटली मिस्टर चानी ने और मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्टेट में, और यहाँ पे बोल दिया कि मिस्टर एपीएस गोयल ने रिजाइन कर दिया है, जबकि शायद उनसे जबरदस्ती रिजिग्नेशन मांगा गया है। अच्छा, कुल मिला के मिस्टर सिद्धू को और भी बहुत सी बातों से यहाँ पे प्रॉब्लम है। कुछ अपॉइंटमेंट्स किए गए थे पंजाब के अंदर जिससे मिस्टर सिद्धू को प्रॉब्लम थी, जैसे कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे इकबाल प्रीत सिंह सहोटा, इनके अपॉइंटमेंट से प्रॉब्लम थी। स्टेट एडवोकेट जनरल एपीएस देओल के अपॉइंटमेंट से प्रॉब्लम थी। तो एडवोकेट जनरल को हटाने का जो स्टेप है यहाँ पंजाब की सरकार का, वो शायद इसलिए लिया गया है ताकि प्लेसेट किया जा सके, खुश किया जा सके मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू को। अच्छा, पहले भी मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू और एपीएस गोयल के बीच में कुछ बातचीत हो चुकी है। मिस्टर एपीएस गोयल ने साफ साफ बोला था कि मिस्टर नवजोत सिंह सिद्धू मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, सेल्फिश पॉलिटिकल गेन्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्शन से पहले। तो मिस्टर सिद्धू सुनने कहाँ वाले, उन्होंने पलट के एपीएस गोयल को बोला कि तुमने जस्टिस को सबवर्ट किया है। 2015 की कोटका पूरा फायरिंग जो कि सिख डिमॉन्स्ट्रेटर्स के ऊपर हुई थी, उसमें तुमने परपेट्रेटर्स को बचाने की कोशिश की है। उस 2015 की कोटका पूरा फायरिंग में पंजाब के डीजीपी सुमेध सिंह सैनी का नाम आ रहा है। तो सुमेध सिंह सैनी का कई बार केस लड़ा है मिस्टर एपीएस गोयल ने और उनको बचाने की कोशिश की। तो उसके चलते नवजोत सिंह सिद्धू ने उनको पकड़ लिया और बोला कि तुम फायरिंग में लोगों को मारा गया और तुम उनको बचाने की कोशिश कर रहे हो परपेट्रेटर की। तो ये पॉलिटिक्स चालू है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट यहाँ पे न्यूज में आ जाते हैं। आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट से रिलेट करता है। एडवोकेट जनरल इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट, ये मैं आपको बता ही दिया। अगर आपको एडवोकेट जनरल बनना है तो आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। फॉरेनर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस ऑफिस। ये एडवोकेट जनरल सरकार के बिहाफ पे स्टेट के किसी भी कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं। ओके, वो स्टेट लेजिस्लेचर की किसी प्रोसीडिंग में वोट नहीं डाल सकते हैं बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एडवोकेट जनरल को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बुला के उससे कुछ स्टेटमेंट लेना, उसके व्यू पॉइंट देना, ये सब वो बता सकता है। लीगल मैटर्स में तो ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। और एडवोकेट जनरल का कोई टर्म नहीं फिक्स किया गया कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। गवर्नर कभी भी एडवोकेट जनरल को हटा सकता है, अपॉइंट भी गवर्नर ही करता है। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर पे, वैसे एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में। बताइए इस समय पे अटॉर्नी जनरल कौन है इंडिया के, और जो 2-3 सॉलिसिटर जनरल हैं उनके नाम अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। आगे चलते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 अपॉइंटमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में ही न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट है केरला बैट्स फॉर अ न्यू डैम एट मुलापेरिया। अभी ये मुलापेरिया डैम वाला इशू बहुत पुराना हो गया। कई बार मैं इसको कवर कर चुका हूँ, कई बार विनीत सर भी इसको कवर कर चुके हैं। मुलापेरिया डैम को अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मुलापेरिया डैम। अब अगर आप देखें तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 300 मिलियन क्यूबिक मीटर। मुलापेरिया डैम अगर ब्रीच होता है, वैसे तो इनका केरला का स्टैंड ये है कि आप मुलापेरिया डैम को तोड़ो और एक नया डैम बना लो यहाँ पे, ठीक है भाई। लेकिन साफ बात यह है कि तमिलनाडु चाहता नहीं कि मुलापेरिया डैम टूटे, क्योंकि मजाक थोड़ी ना एक डैम को तोड़ के एक नया डैम बनाना है। दिस इज नॉट अ जोक। तो कुल मिला के तमिलनाडु मुलापेरिया डैम को कंटिन्यू करना चाहता है, केरला नहीं करना चाहता। केरला का ये बोलना है कि अगर मुलापेरिया डैम ब्रीच हो जाता है तो मुलापेरिया डैम से ये जो इडुक्की ग्रुप ऑफ डैम्स में पहुंचने का जो रास्ता है 45 मिनट का, ये रास्ता 45 मिनट में कवर होगा पानी के द्वारा। 4 ग्राम पंचायत डूब जाएंगी, 70,000 लोगों पे इफेक्ट आएगा। और उसके बाद इस मुलापेरिया डैम में जो भी डेब्री है, जो भी सॉइल है, जो भी हार्डन स्टोन्स है, उन्होंने अगर इस इदुक्की डैम को तोड़ दिया तो इदुक्की डैम के डाउनस्ट्रीम में जितने 9 डैम्स है वो सब टूट जाएंगे। 3 मिलियन पीपल पे इफेक्ट आएगा, 4 सेंट्रल केरला की डिस्ट्रिक्ट्स डूब जाएंगी। तो इन सब चीजों को लेके केरला अक्सर कर सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों की ह्यूमन राइट्स को लेके डिमांड करता है कि आप मुलापेरिया डैम को हटा दो, ठीक है भाई। सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा परेशान है कि किसकी तरफ जाएं, तमिलनाडु की तरफ जाएं कि हम केरला की तरफ जाएं। केरला ने बोला है कि कैटास्ट्रॉफ बहुत पास है। अच्छा, केरला की बात पे थोड़ा दम भी है। दम क्यों है? क्योंकि इसी बार हमने देखा कि मॉनसून के एंड में केरला में भयंकर बारिश हुई थी और अब तमिलनाडु में बारिश हो रही, चेन्नई में फ्लड्स आ रखे हैं। अब इन फ्लड्स में होता यह है कि ये सारे जो डैम वगैरह है ना वो पूरे भर जाते हैं, इनमें से पानी इमीडिएट बेसिस पे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि डर होता है कि कहीं डैम ब्रीच ना कर जाए, टूट ना कर जाए। अब इमीडिएट बेसिस पे पानी छोड़ोगे
तो डाउनस्ट्रीम इलाकों में फ्लड्स आएंगे तो कौन अफेक्ट होगा? लोग अफेक्ट होंगे। उसके बाद एक और बात है, यहाँ पे जो केरला के एडवोकेट थे जी प्रकाश साहब, उन्होंने उत्तराखंड के फ्लड्स को भी कोट किया, चमोली डिजास्टर को कोट किया फरवरी 2021 के, और उन्होंने बोला कि कुछ इस प्रकार की चीज केरला में भी हो सकती है अगर इस मुल्लापेरिया डैम को नहीं हटाया गया। तो मुल्लापेरिया डैम को हटा के एक नया डैम यहाँ पे बनाने की जरूरत है, ये सब बातें यहाँ पे बोली हैं। 1979 से केरला ये बोल रहा है। अच्छा, जब डैम हटाना पॉसिबल नहीं लगा केरला को, तो केरला ने बोला कि जो 142 फीट की हाइट रख रखी है आपने मुल्लापेरिया डैम में, इसको कम करो। देखिए ये डैम है, अब जितना इस डैम के ऊपर तक पानी भरा होगा उतना ही ज्यादा पानी में रिजर्व में है। तो केरला कह रहा है कि भाई इस पानी की हाइट को कम करो। पानी की हाइट को कम करोगे तो पानी का प्रेशर कम होगा डैम के अंदर, पानी का प्रेशर कम होगा तो डैम ज्यादा स्टेबल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को परमिशन दी कि 142 की फीट की हाइट तक आप पानी रख सकते हो मुल्लापेरियार के अंदर। तमिलनाडु खुश हो गया। केरला ने बोला नहीं ये सही नहीं है, 142 फीट बहुत ज्यादा है। ये जो मुल्लापेरियार डैम है ये सीस्मिक जोन 3 में है, और यहाँ पे इस एजिंग डैम के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी रिलीज हो जाएगा, जो कि लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा, प्रॉपर्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे केरला सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है कि आप तमिलनाडु को बोलो कि कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंटल प्लान बनाए, अगर हो सके तो एक नया डैम बनाए डाउनस्ट्रीम इलाके में जो कि इस पानी को स्टेबलाइज कर सके। तो ये सब बातें यहाँ पे देखिए बताई जा रही हैं। जीएस पेपर 2 वाटर रिसोर्सेज और जीएस पेपर 2 डिजास्टर मैनेजमेंट में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं एनएसए मीट्स तजीक उज्बेक काउंटर पार्ट्स। देखिए आपको पता है कि दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की मीटिंग होने वाली है। अब उस मीटिंग से पहले ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने मुलाकात की तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उनके साथ, और यहाँ पे बातचीत अफगानिस्तान की हुई है। अफगानिस्तान के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उसकी हुई है। ना ही पाकिस्तान इस मीटिंग में आया है और ना ही चाइना इस मीटिंग में आया है। ओवरऑल यहाँ पे तालिबान की इंटरिम गवर्नमेंट को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और तालिबान को लोगों ने बोला है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाओ, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाओ, इसके लिए भी मना कर दिया गया है। हालांकि तजिकिस्तान ने, उज्बेकिस्तान ने, इंडिया ने मिलकर ये बोला है कि अनहिंडर्ड एक्सेस होना चाहिए ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस का अफगानिस्तान के लोगों के लिए, और पाकिस्तान के ऊपर ये डायरेक्टेड स्टेटमेंट है कि मतलब अगर आप अफगानिस्तान की मदद पहुंचाना चाहो अफगानिस्तान के पास तो अगल बगल के सारे नेबर्स मदद करें। ये बात इस कंटेक्स्ट में कही जा रही है कि इंडिया कुछ मेडिकल और व्हीट शिपमेंट्स भेजना चाहता था अफगानिस्तान के पास वाया रोड। अब अगर वाया रोड भेजना है अफगानिस्तान के पास मेडिकल और व्हीट शिपमेंट इंडिया को, तो बीच में पाकिस्तान आता है। अब पाकिस्तान ने भेजने से मना कर दिया, तो यहां पे एज अ नेबर पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं कर रहा है। जब आप देख रहे हो कि अफगानिस्तान के अंदर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, लोग वहां पे मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने के पैसे नहीं है, तो कम से कम आप उनके लिए तो कौन सा इंडिया ट्रेड कर रहा है? इंडिया तो यहाँ पे मदद भेज रहा है ना बाई रोड, व्हीट की, फार्मास्यूटिकल शिपमेंट्स की, तो जाने दो। लेकिन पाकिस्तान ने जाने से मना कर दिया। यहाँ पे जो तजीक प्रेसिडेंट है एमोमोली रहमान, उन्होंने सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से सबसे टफ स्टैंस लिया है तालिबान के ऊपर। तालिबान की ह्यूमन राइट वॉयलेशंस को ये ओपनली बोलते हैं, और इनकी गवर्नमेंट ने तो नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि अहमद मसूद लीड कर रहे थे, जिसको पंजशीर रेजिस्टेंस 2.0 भी बोलते हो, उसके लीडर्स को भी कई बार होस्ट किया है एमोमोली रहमोनी ने तजिकिस्तान के अंदर। जर्नलिस्ट पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है बांग्लादेश में इनके फॉर्मर चीफ जस्टिस को 11 साल की सजा मिली है। इनके फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम है सुरेंद्र कुमार सिन्हा, 70 साल के हैं। ये एक्चुअली में भी बांग्लादेश में नहीं है, नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं। तो 11 साल के लिए इनको सजा दी गई है। इनके ऊपर यानी सुरेंद्र कुमार सिन्हा के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा 2017 में ही बांग्लादेश छोड़ चुके हैं। 2017 में ही मतलब इन्होंने नॉर्थ अमेरिका में असाइलम ले लिया था। ओके, 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जज सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने यह रूलिंग दी थी कि पार्लियामेंट बांग्लादेश का जजेस को नहीं निकाल सकता। तो जब ये रूलिंग आई थी ना, किसकी तरफ से? सुरेंद्र कुमार सिन्हा की तरफ से, तब सुरेंद्र कुमार सिन्हा की काफी तारीफ हुई थी कि इससे आप बांग्लादेश की जुडिशियल इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड कर रहे हो। जबकि बाद में बोला गया कि नहीं, सुरेंद्र कुमार सिन्हा तो खुद ही करप्ट हैं, ये खुद ही पैसा खाते हैं, ये कैसे बोल सकते हैं कि तुमको जेल में मत डालो। तो अभी के लिए जो स्पेशल जज है आपका, स्पेशल जज का कोर्ट है ढाका में, जिसके जज हैं जज शेख नजमुल आलम,
इन्होंने बोला है कि सुरेंद्र कुमार सिन्हा को 7 साल की सजा होनी चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और 4 साल की सजा होनी चाहिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए। अगर आप देखें तो सुरेंद्र कुमार सिन्हा वॉज द फर्स्ट हिंदू चीफ जस्टिस इन द मुस्लिम मेजॉरिटी नेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 17 करोड़ पॉपुलेशन इन बांग्लादेश। अगर आप बांग्लादेश के जुडिशियल सिस्टम की बात करो तो हायर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट, लोअर जुडिशरी जिसको आप सबऑर्डिनेट जुडिशरी बोलते हो। हायर जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में 2 डिवीजन है, एक एपेलेट डिवीजन है, एक हाई कोर्ट डिवीजन है। तो एपेलेट डिवीजन के जजेस, हाई कोर्ट डिवीजन के जजेस और चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश, इन सबको मिला दो तो बन जाता है बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट। अब ज्यादा उसके जुडिशियल सिस्टम में आपको घुसने की जरूरत नहीं, ज्यादा कोई पूछेगा नहीं। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल न्यूज में आपको काम आएगी न्यूज। नेक्स्ट है इंडियाज रैंक इन ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। देखिए हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने एक इंडेक्स रिलीज किया जिसका नाम है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। 7 नवंबर 2021 को इसको रिलीज किया गया। इस इंडेक्स में नॉर्वे, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, यूके और ऑस्ट्रेलिया 5 लीडिंग कंट्रीज है विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एंड हेल्थ ड्रिवन ड्रग पॉलिसीज। 5 लोअर रैंक कंट्रीज कौन सी आई यहाँ पे? ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केनिया, मैक्सिको। इंडिया की रैंक देखी जाए तो 30 कंट्रीज में से 18वीं है। इंडिया का स्कोर देखा जाए तो ओवरऑल 100 में से 46 है। यहाँ पे 5 जो पैरामीटर्स हैं उसमें से एक पैरामीटर यूज ऑफ एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्सेज में इंडिया 63 आउट ऑफ 100 है। हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन में इंडिया 49 आउट ऑफ 100 है। प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स में 38 आउट ऑफ 100 है। अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस ऑफ इंटरनेशनली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस फॉर रिलीफ पेन एंड सफरिंग में 33 आउट ऑफ 100 है इंडिया। ओके, देखा जाए तो 75 इंडिकेटर्स के बेसिस पे ये ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स निकाला जाता है जिसके 5 ब्रॉड डायमेंशंस हैं। एक है क्रिमिनल जस्टिस, एक है हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, एक है एक्सेस टू इंटरनेशनली कंट्रोल्ड मेडिसिन, एक है एक्सट्रीम रिस्पॉन्सेज, एक है डेवलपमेंट। और इसके बारे में जो स्कोर्स हैं वो मैंने अभी आपको बताया। प्रोजेक्ट किसने डेवलप किया है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स का? हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम में। और कौन कौन यहाँ पे अपने इनपुट्स देखता है? तो भैया ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे तो पढ़ लो, पीपीटी अवेलेबल हो जाएगी। जीएस पेपर 2 में न्यूज आपको काम आएगी। और फाइनल एक 1 लाइनर प्रीलिम्स टाइप न्यूज, लियोनिड्स मीटियोर शावर। देखिए मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, इसको अगर आप मेरे नाम के साथ सर्च मारोगे यूट्यूब में आपको डिटेल्ड वीडियोस मिल जाएंगे। अब क्या है कि हर साल हमारे देश के ऊपर लियोनिड्स मीटियोराइट शावर होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो एक कॉमेट है 55P टेम्पल टटल, ये लियो कॉन्स्टलेशन में है। तो लियो कॉन्स्टलेशन में उसके पास से जब हमारा अर्थ निकलता है तो ये मीटियोर शावर हमारे ऊपर होते हैं। 6 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में मीटियोर शावर होंगे अर्थ के ऊपर। सबसे ज्यादा होंगे 17 नवंबर को। 17 नवंबर को सबसे ज्यादा क्यों होंगे? क्योंकि जो डेंसेस्ट पास्ट है डेब्री का वो वहां से गुजरेगा अर्थ, और अर्थ अगर वहां से गुजरेगा तो बहुत सारे जो डेब्री हैं वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसेंगे, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जलने लगेंगे, वो मीटियोर शावर की तरह नजर आएंगे। इनकी स्पीड 71 किलोमीटर प्रति सेकंड से 15 मीटियोर्स मतलब 15 किलोमीटर प्रति आवर तक भी जाती है। तो इसको अर्थ गेजर मीटियोर्स, फायरबॉल्स भी बोलते हैं। क्योंकि क्या है कि एक अंधेरी रात में जहां पे ज्यादा बिजली ना हो, देखिए अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो आपको ये मीटियोर शावर नहीं दिखेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप अर्थ में कौन सी जगहों पे हो, एग्जैक्टली किस पॉइंट पे वो मीटियोर शावर हो रहा है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है। बट जितना कम लाइट पॉल्यूशन होगा, जितनी कम बिजली होगी आसपास, जितना आप शहरों से दूर होगे, उतना ही क्लियर तरीके से आप इस मीटियोर शावर को देख पाओगे। ये यहाँ पे इसका लॉजिक है। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स डिस्कशन। जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपके काम की थी। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। आप अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सपोर्ट के लिए आप ज्वाइन बटन दबाइए, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।